चलिए आज करते हैं डिस्कस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको असाइन जो वर्कशीट में दिया था, पहला था द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज एफ। हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं और उनके बीच में जो रिपल्शन की फोर्स गिवन है उसकी वैल्यू है एफ व्हेन दीज आर एट अ डिस्टेंस 1 मीटर अपार्ट। तो कंडीशन देखते हैं। हमारे पास ये 2 चार्जेस हैं, मान लीजिए ये भी क्यू है और ये दूसरा चार्ज भी क्यू है, और ये एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर है। दे आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। ठीक है जी। अब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं विद अ फोर्स एफ। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये कंडीशन है और ये क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन ने कहा नाउ द पॉइंट चार्जेस आर रिप्लेस्ड बाय कंडक्टिंग स्फेयर्स ईच ऑफ रेडियाई 25 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, अब हमने उन स्फेयर्स की जगह क्या किया, हमने स्फेयर जो पॉइंट चार्जेस थे इनकी जगह हमने स्फेयर्स बना दिए। ठीक है, और इनके रेडिया हैं 25 सेंटीमीटर। ठीक है जी। हैविंग द सेम चार्जेस एज दैट ऑफ द पॉइंट चार्ज, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज 1 मीटर, देन कंपेयर द फोर्स ऑफ रिपल्शन इन द 2 केसेस। अब इनका जो सेंटर है, इनके बीच में भी फिलहाल जो दूरी है वो 1 मीटर ही गिवन है। आपको बताना है कि अब जो नई फोर्स होगी हम उसे नाम दे देते हैं, फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग हम उसे बोलते हैं एफ डैश। आपको बताना है ये एफ डैश और एफ के बीच में क्या रिलेशन है। आपको ये गिवन है, ये जो रेडिया है ये आर, इसकी वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। ये हमें क्वेश्चन गिवन है। आपसे कहा गया बताओ ये जो नई फोर्स इनके बीच में होगी इसका पुरानी वाली फोर्स एफ से क्या लेने देना है, क्या क्या रिलेशन है इनके बीच में। दोनों के सेंटर्स, दूरी चेंज नहीं हुई है, सेंटर्स की दूरी सेम है, लेकिन साथ में यह भी कहा गया है ये जो स्फेयर मुझको गिवन है, जो स्फेयर मेरे पास है ये कोई नॉर्मल स्फेयर नहीं है, ये कंडक्टिंग स्फेयर है। अब कंडक्टिंग होने से या नॉन कंडक्टिंग होने से क्या फर्क पड़ता है। कंडक्टिंग होने से एक फर्क पड़ता है, कंडक्टर्स के अंदर चार्ज मूव कर सकता है अपनी जगह से। यानी अगर इसके पास पहले, मान लो हम इनिशियल कंडीशन में बोलते हैं, ये मेरे पास एक कंडक्टिंग स्फेयर है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो सपोज ऐसे सरफेस पर फैला हुआ होगा, इस तरह से बराबर से फैला हुआ है। ठीक है, ये इसकी इनिशियल स्टेट है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसी के पास एक दूसरा स्फेयर ले आता हूं चार्ज्ड, दोनों लाइक चार्ज है। क्या होगा, इसका चार्ज इसके इधर वाले चार्ज को रिपेल करेगा, तो इसका चार्ज इधर से मूव करके पीछे की तरफ चला जाएगा, इसका चार्ज इधर से मूव करके पीछे की तरफ चला जाएगा। तो अब चार्ज जो है वो पीछे की तरफ ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। ठीक है, पहले सेंटर ऑफ चार्ज यहां पर था ओ पर, अब जो सेंटर ऑफ चार्ज है वो ओ से शिफ्ट होकर के पीछे C1, और इसका भी सेंटर पीछे शिफ्ट होकर के C2 इन पर शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब अगर पहले आपको सेंटर्स के बीच की दूरी ये R गिवन थी, तो अब जो नए सेंटर्स के बीच की दूरी है R डैश, वो R डैश विल बी ग्रेटर देन R। जो नए सेंटर्स के बीच की दूरी होगी वो ग्रेटर देन R हो जाएगी, यानी उनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी, इट विल इंक्रीज। क्या होगा इससे, कूलम्स लॉ की बात करते हैं। कूलम्स लॉ कहता है जो फोर्स है वो होती है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इस पॉइंट से हम क्या सीखते हैं, इफ R increases then F decreases। अगर मैं फोर्स को अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ा दूंगा तो मेरे पास जो फोर्स है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती है। अब यही सेम चीज यहां पर हो रही है। इनिशियली
इनके चार्जेस का सेंटर, जब मैं इनको पास नहीं लाया था तो अलग अलग चार्ज का सेंटर बिल्कुल सेंटर के साथ कंसाइड कर रहा था, तो दूरी भी r यानी 1 मीटर के बराबर ही थी। अब जब मैं इनको पास लाया तो इनके चार्जेस रिपल्शन की वजह से, कंडक्टर्स है, कंडक्टर के अंदर चार्ज मूव कर सकता है, यही उसकी खासियत होती है। द चार्ज कैन इज मोबाइल, इट कैन मूव। ठीक है, तो चार्ज यहां वाला मूव करके पीछे की तरफ सरक जाएगा ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो अब चार्जेस जब पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो जो सेंटर ऑफ चार्ज है वो भी पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और सेंटर ऑफ चार्ज जब पीछे की तरफ शिफ्ट होगा तो कूलम्स लॉ अप्लाई करने के लिए हम उन सेंटर्स के बीच की दूरी तो निकालनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कूलम्स फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द चार्जेस। ठीक है, तो जो सेंटर है वो पीछे शिफ्ट हो जाएगा, इसका मतलब दूरी बढ़ जाएगी, और दूरी बढ़ जाएगी तो हम कह सकते हैं ये जो एफ डैश है ये कम हो जाएगी एज कंपेयर टू एफ। तो आपका आंसर होगा द न्यू फोर्स विल बी लेस देन द इनिशियल फोर्स because the center of charges will shift away due to electrostatic force of repulsion between like charges. And since electrostatic force is a central force, so the distance between the centers of charges will now increase, resulting in decrease in force. Got it? तो ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का जवाब है कि अब जो नई फोर्स है वो पिछली वाली से कम होगी। रीजन समझ में आ गया क्यों कम होगी। अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन है 4 चार्जेस ईच ऑफ 2 माइक्रोकूलम आर लाइंग ऑन एक्स एक्सिस एज शोन इन फिगर, कैलकुलेट कूलम्स फोर्स ऑन चार्ज Q2। ठीक है, फिगर देखते हैं। फिगर क्या है भाई हमारे पास? 4 चार्जेस एक ही लाइन में इस तरह से अरेंज्ड हैं। यह है चार्ज Q1, यह है Q2, यह है Q3 और चौथा चार्ज है Q4। ये 4 चार्जेस हैं। इनकी जो दूरियां हमको गिवन है वो है, ये है 2 मीटर, ये भी है 2 मीटर और ये है 4 मीटर। ये डिस्टेंसेस हमको गिवन है और सारे के सारे चार्ज बराबर हैं 2 माइक्रोकूलम। इनमें से जो Q1, Q2, Q3 और Q4 हैं ये सब के सब 2 माइक्रोकूलम, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। आपको इस वाले चार्ज के ऊपर Q2 के ऊपर टोटल फोर्स कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन चार्ज Q2। ठीक है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो है कि आप इसमें वेक्टर जब सम करोगे, हमें पता है, हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था, अगर मुझे किसी भी एक चार्ज के ऊपर बाकी के चार्जेस की वजह से टोटल फोर्स निकालनी है तो मुझे एक ही काम करना है। क्या करना है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो पहले देखते हैं यहां पर कौन कौन से चार्जेस Q2 के ऊपर फोर्स लगाएंगे। Q2 के ऊपर Q1 जो कि 2 मीटर की दूरी पर रखा है, लाइक चार्जेस होने की वजह से रिपेल करेगा। उस फोर्स को हम नाम दे देते हैं, वो फोर्स है सपोज इधर, ये है वो पहली फोर्स, इसको बोलेंगे F12, इधर की तरफ एक्ट कर रही है। तो अगर मैं F12 का मैग्नीट्यूड निकाल लूं तो वो आ जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, डिस्टेंस R है। ठीक है, K Q1 Q2 अब दोनों बराबर हैं, Q1 Q2 2 माइक्रोकूलम के, तो मैं इसको Q मान लेता हूं। ठीक है, Q स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। अब ये Q2 को ये Q3 भी रिपेल करेगा, ये भी लाइक चार्ज है, तो इसकी जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो इधर की तरफ एक्ट करेगी। इसको मैं नाम देता हूं F23 सॉरी, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज। ठीक है, तो मैं लिखूंगा F23, ये आ जाएगा K Q स्क्वायर, और देखो इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? सेम 2। अब नोटिस करो इनकी डायरेक्शंस, अगर आप देखो F21 माइनस F32 या 23 इसके बराबर, दोनों के बराबर है मैग्नीट्यूड, देखो मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर है,
और एक फोर्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, दूसरी फोर्स नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो अगर मैं इसको इधर ले आऊं, F21 प्लस F23 0, इन दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो इन दो चार्जेस की फोर्स तो आपस में हो गई कैंसिल। ठीक है, बची कौन सी, इसकी फोर्स। अब अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाऊं, तो यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि जो नेट फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज है एफ नेट, वो होगी F21 प्लस F23 प्लस F24, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फोर्थ चार्ज। अब इनमें से इन दो का सम हम ऑलरेडी जीरो प्रूव कर चुके हैं यहां से, तो बचा क्या मेरे पास बचा F नेट इज इक्वल टू F24, यानी मेरे पास जो नेट फोर्स आएगी वो किसके बराबर आएगी, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फोर्थ चार्ज। और वो हम आराम से निकाल सकते हैं, अगर मैं उसका मैग्नीट्यूड निकालूं F24, तो वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर। Q की वैल्यू रख दो 2 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस 4 मीटर है, देखो गिवन है क्वेश्चन में, इससे या 4 + 2 6, सॉरी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इज 6 नॉट 4। भाई Q2 और Q4 के बीच में 4 + 2 6 मीटर है, तो 6 का स्क्वायर। ये वैल्यूज उठा करके रख दो, तो आपके पास आ जाएगा 9 × 10 की पावर 9 इंटू 2 × 10 की पावर -6, माइक्रो स्टैंड्स फॉर 10 की पावर -6, उसका स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर, और आपके पास आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन। इज इट क्लियर, सबको समझ में आया? ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का कॉन्सेप्ट। इसमें हमने अप्लाई किया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये दो चार्जेस बराबर थे और बराबर दूरी पर थे, तो इनकी फोर्सेस ऑपोजिट लगने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। 3 फोर्स लगनी थी, 3 में से 2 का सम हम 0 प्रूव कर चुके, तो बची तीसरी फोर्स, यानी यही हमारी नेट फोर्स होगी। तो इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी अगर हम इसको शुरू में ही अलग से कैंसिल कर दें। तो हमें वो जबरदस्ती ऐड करके एलसीएम एलसीएम कुछ नहीं लेना पड़ेगा, सिंपल वेक्टर सम लगाओ एंड यू विल गेट द आंसर इक्वल टू 10 न्यूटन। गॉट इट? इसके बाद आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है, चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम 2 and -3 आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। तो हम इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं भैया। ठीक है, इसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के 3 कोनों पर हमने 3 चार्ज रख दिए। एक है 1 माइक्रोकूलम, दूसरा है 2 माइक्रोकूलम, और तीसरा है -3 माइक्रोकूलम, यानी ये नेगेटिव है चार्ज। ठीक है जी, ये 3 कोनों पर रख दिए, और इनमें से जो ट्राइंगल है उसकी हर साइड 4 सेंटीमीटर हमको गिवन है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी हर साइड 4 सेंटीमीटर के बराबर है। ये हमें क्वेश्चन गिवन है। आप देखते हैं क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन -3 कूलम चार्ज। ये वाला जो चार्ज है भैया, इसके ऊपर ये बताओ टोटल फोर्स लग कितनी रही है। तो अब देखते हैं कौन कौन सी फोर्स इस पर लग रही है। ठीक है, इस पर एक फोर्स इस +2 कूलम की वजह से, माइक्रोकूलम की वजह से लगेगी इधर की तरफ। ठीक है, इस चार्ज को, इस फोर्स को मैं नाम देता हूं सपोज F1। ठीक है, अगर मैं इस F1 का मैग्नीट्यूड निकालूं भी, तो मेरे पास F1 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 × 10 की पावर -6 माइक्रोकूलम है, और -3 × 10 की पावर -6 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर 4 × 10 की पावर -2, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें डिस्टेंस को, सेंटीमीटर में गिवन है, हम डिस्टेंस एसआई में यूज करेंगे तो मीटर। तो ये मेरे पास F1 की वैल्यू आ जाएगी, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से ये अट्रैक्शन की फोर्स है, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अनलाइक चार्जेस,
अट्रैक्ट ईच अदर। इसी तरह से इस -3 वाले चार्ज को ये +1 वाला ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी फोर्स को भी बना देते हैं हम। इसकी फोर्स को हम नाम देते हैं F2। अब F2 का मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें तो हमारे पास F2 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, क्योंकि एक चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, दूसरा है -3 माइक्रोकूलम, और डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, जिसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ये आपके पास F2 की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये दो फोर्सेस एक दूसरे से कुछ एंगल पर लग रही हैं, और क्वेश्चन में आपको मेंशन्ड है कि ये जो ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इसका जो वर्टेक्स एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, यानी ये जो एंगल आपको गिवन है ये 60 डिग्री है। तो अब जब दो वेक्टर्स हमारे पास कुछ एंगल पर लगते हैं तब हम इस्तेमाल करेंगे ट्राइंगल लॉ। या तो ट्राइंगल लॉ इस्तेमाल कर लो या आप पैरेललोग्राम लॉ इस्तेमाल कर लो। अब यहां पर को इनिशियल है तो मैं पैरेललोग्राम लॉ, दोनों का जो मैग्नीट्यूड फॉर्मूला है वो तो सेम ही है भैया, ठीक है। तो आपके पास जो नेट फोर्स आएगी उसका मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगा √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60 डिग्री। जब आप इसमें इनके मैग्नीट्यूड्स की वैल्यू उठा करके रखेंगे आपके पास आपका रिजल्टेंट आ जाएगा 44.65 न्यूटन, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट था सुपरपोजिशन का, लेकिन सुपरपोजिशन में हमने यहां पर वेक्टर का रिजल्टेंट फॉर्मूला यूज किया, √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा वाला कॉन्सेप्ट हमने यहां पर अप्लाई किया। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 4 चार्जेस 3 माइक्रोकूलम, -4 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम are located at the four corners A, B, C and D respectively of a square ABCD of side 20 centimeter. Find the force on a charge 1 nanocoulomb placed at the center of the square. तो हम ड्रॉ कर लेते हैं हमारा स्क्वायर। क्वेश्चन है हमको 4 कोनों वाला स्क्वायर जो होता है उसके चारों कोनों पर जो चार्ज रखे गए हैं उनकी वैल्यू गिवन है, और ये ऑर्डर भी गिवन है जिसमें ये रखे गए हैं। ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक चीज याद रखनी है, वो है टू मेंटेन ऑर्डर, यानी जिस ऑर्डर में आपको सवाल में बताया गया है आपको उसी ऑर्डर में अपने चार्जेस को रखना है। तो यहां पर पहला चार्ज ए पॉइंट पर जो रखा गया है वो है 3 माइक्रोकूलम, बी पर रखा गया है -4 माइक्रोकूलम, सी पर रखा गया है 3 माइक्रोकूलम और डी पर रखा गया है -4 माइक्रोकूलम। ये 4 चार्जेस हैं, और आपको क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि स्क्वायर की जो साइड है वो 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर आपको मेंशन्ड है, ठीक। हमसे कहा गया है भैया ये बताओ कि इसके सेंटर पर, तो सेंटर भी ड्रॉ कर लेते हैं भैया। सेंटर कहां बनेगा इसका, ठीक है। सेंटर बनेगा इसकी डायगोनल्स जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, दैट विल बी द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है जी। तो वो है ये सेंटर O। यहां पर आपने 1 नैनोकूलम रख दिया है, नैनो स्टैंड्स फॉर 10 की पावर -9, ठीक है। 1 नैनोकूलम का चार्ज रखा है। सवाल है ये बताओ इस पर नेट फोर्स कितनी लग रही है, व्हाट इज द नेट फोर्स। तो अब मुझे पता है यहां पर एक चार्ज रखा है और इसके आसपास 4 चार्जेस हैं, तो अगर मैं इन चारों चार्जेस की फोर्स का वेक्टर सम कर दूं तो वो इस पर लगने वाली नेट फोर्स दे देगा। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट यहां इस्तेमाल करेंगे, हमें ये समझ में आ गया। अब उसके लिए मुझे इन फोर्सेस की वैल्यू की जरूरत होगी, तो अब हम सबसे पहले उन फोर्सेस को निकालते हैं। व्हाट इट, मैं इस डिस्टेंस को अभी के लिए नाम देता हूं सपोज स्मॉल आर। स्मॉल आर यहां से लेके यहां तक की दूरी का नाम है, ठीक है जी। अब देखो ये 3 माइक्रोकूलम
ये दोनों प्लस हैं, प्लस और प्लस एक दूसरे को करते हैं रिपेल। तो ये 3 माइक्रोकूलम इसको रिपेल करेगा विथ अ फोर्स, मैं उसको नाम देता हूं अभी के लिए F। अगर मैं इस F का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूं, F का मैग्नीट्यूड, तो वो आ जाएगा K 3 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 1 इंटू 10 की पावर -9, और अपॉन डिस्टेंस को मैंने R नाम दिया था, अभी के लिए हम उसे मान लेते हैं R²। हम इस R को कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं प्रीवियस टॉपिक में। ये मेरे पास 20 और 20 की दो साइड है, और ये हाइपोटेन्यूज बन गई इस ट्राइंगल के लिए, तो √20² + 20² से आपके पास ये डिस्टेंस आ जाएगा, उसका हाफ कर दोगे तो R की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बताता हूं क्यों। ये F की वैल्यू आ गई, ये F इधर की तरफ लग रही है। ठीक है, इसको चलो F1 नाम दे देते हैं, F1 वेक्टर, लेट अस कॉल इट F1 वेक्टर फिलहाल। इसकी डायरेक्शन है फ्रॉम OC, तो अलोंग OC कैप, ये OC कैप की तरफ एक्ट कर रही है, O से C की तरफ। डायरेक्शन समझ में आई? इसी तरीके से ये 3 वाला भी इस 1 नैनोकूलम को रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसकी फोर्स ऐसे लाइन के अलोंग उधर जाएगी। इस फोर्स को हम नाम दे देते हैं F2 वेक्टर। ठीक है जी, F2 वेक्टर भी कैलकुलेट कर लो। F2 वेक्टर आ जाएगा K 3 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 1 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन R², और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी OA कैप, क्योंकि ये O से A की तरफ है। ठीक है जी, अब देखो ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, और मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर। कैसे देखा हमने इसको कंपेयर किया, फॉर्मूला बिल्कुल आइडेंटिकल, फर्क है केवल इन वेक्टर्स का। और अगर आप ध्यान से देखो, OC वेक्टर OA का ऑपोजिट है, या OA वेक्टर जो है कैप, वो माइनस ऑफ OC कैप है। तो मैं इसकी ये वैल्यू यहां पुट कर सकता हूं, तो मेरे पास F2 वेक्टर आ जाएगा माइनस ऑफ F1 वेक्टर। ऐसा करते ही देखो ध्यान से, F2 F1 का बिल्कुल ऑपोजिट है। अब अगर मैं इसे ले आऊं इधर, तो ये प्लस बन जाएगा, और इधर बन जाएगा 0, तो मैं लिख सकता हूं F2 वेक्टर प्लस F1 वेक्टर इज 0। इन दोनों का सम कितना आ गया? 0। तो दो चार्ज की फोर्स तो हमने कर दी खत्म। अब बचे बाकी दो चार्जेस, अब उन बाकी दो चार्जेस के लिए देखते हैं। अब नोटिस करो, ये वाला चार्ज B नेगेटिव है, और O पर जो चार्ज रखा है वो है पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। मैं इसको नाम देता हूं F3 वेक्टर। तो अगर मैं F3 वेक्टर की वैल्यू निकालूं, तो मेरे पास आ जाएगा K, ये आ जाएगा -4 है यहां पर, तो 4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 1 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन R², और डायरेक्शन हो गई अलोंग OB कैप, इधर की तरफ हो गई F3 वेक्टर। अब ये पॉजिटिव चार्ज को ये नेगेटिव चार्ज भी अपनी तरफ खींचेगा, इसको मैं नाम देता हूं F4 वेक्टर। तो मैं F4 वेक्टर की अगर वैल्यू निकालूं, तो मेरे पास आ जाएगा K 4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 1 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन R², और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी OD, O से D की तरफ, OD कैप। अब ध्यान से देखो, ये जो OD डायरेक्शन है OB के बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन है, तो मैं लिख सकता हूं OD कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ OB कैप, बिल्कुल ऑपोजिट है। ये वैल्यू अगर आप यहां प्लेस कर दोगे, तो आपके पास F4 वेक्टर जो है वो माइनस ऑफ F3 वेक्टर हो जाएगा, या इसको मैं इधर ले आऊं, तो मैं लिख सकता हूं F4 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इक्वल्स टू 0। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाओ। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता था जो नेट फोर्स है F नेट, वो हो जाएगी F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर। ध्यान से देखो, ये जो 1 और 2 का सम है, ये इसकी वैल्यू में 0 निकाल चुका हूं। 3 और 4 का सम, इसकी वैल्यू में 0 निकाल चुका हूं। तो मेरे पास नेट आंसर कितना आ जाएगा? 0। Therefore the net force acting on the charge at the center will be 0। ध्यान रखना, अगर मैं इनमें से एक को पलट दूं इनकी जगहों से, तो आंसर 0 नहीं आएगा। यहां पर 0 इसीलिए आया क्योंकि ये बिल्कुल सिमेट्रिकल फिगर है। सिमेट्रिकल वो होती है, जैसे मान लो ये स्क्वायर है,
तो स्क्वायर के अगर आमने सामने वाले डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर्स पर सेम चार्जेस रखे होंगे, तो चाहे वो किसी भी तरह के कोई सा भी चार्ज हो, कोई सा मैग्नीट्यूड हो, डायगोनली वाले हमेशा सेम होने चाहिए। तो आपका सेंटर पर हमेशा 0 आएगा। कंपटीशन के लिए शॉर्टकट याद रखना, वहां आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आप इसे मेमोराइज करके वहां डायरेक्ट ऑप्शन को टिक कर पाओगे। ऑलराइट, इसके बाद आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 4 पॉइंट चार्जेस कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड स्मॉल a, जैसा आपको फिगर में गिवन है। फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एनी ऑफ द कैपिटल क्यू चार्जेस। ठीक है जी, ये हमको क्वेश्चन गिवन है। ये है कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, ये चार हैं। और ये जो साइड्स हैं ये है स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए और स्मॉल ए। आपसे कहा है इनमें से किसी भी एक कैपिटल क्यू वाले चार्ज पर टोटल फोर्स कैलकुलेट करो। ठीक है जी, तो हम इस कैपिटल क्यू वाले को देख लेते हैं। ये कैपिटल क्यू वाला इस स्मॉल क्यू वाले से रिपेल होगा, लाइक चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, रिपल्शन ड्रॉ कर लेते हैं भाई। इसकी जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो इधर की तरफ एक्ट करेगी ऐसे, इसको मैं नाम देता हूं F। अगर मैं इस F का मैग्नीट्यूड लिखूं तो वो आ जाएगा K Q इंटू स्मॉल क्यू अपॉन A स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल F आ जाएगा। इसी तरह से ये वाला स्मॉल क्यू भी इसको रिपेल करेगा, इसकी फोर्स को भी मैं नाम F ही दूंगा क्योंकि बराबर होगी, मुझे पता है चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो इसकी वैल्यू भी सेम यही आ जाएगी। अब ध्यान से देखो, ये दोनों फोर्सेस बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल हैं और ये एक्ट कर रही हैं 90 डिग्री के एंगल पर, तो मैं इनका रिजल्टेंट निकाल सकता हूं पैरेललोग्राम लॉ का इस्तेमाल करते हुए। इसको मैं नाम देता हूं F1। तो ये जो F1 आएगा ये आएगा अंडर रूट F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, यानी अंडर रूट 2F स्क्वायर। ये F स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो मेरे पास F1 की वैल्यू आ जाएगी F रूट 2। F की वैल्यू ऊपर से उठा करके डाल दो तो मेरे पास आ जाएगा K रूट 2 टाइम्स Q इंटू स्मॉल क्यू अपॉन A स्क्वायर। ये फोर्स आ गई इन दो की वजह से। अब बचा एक अकेला चार्ज, ये कैपिटल क्यू। अब इस कैपिटल क्यू को अगर आप देखो, कैपिटल क्यू की जो दूरी है हमें वो भी निकालनी पड़ेगी। इस डिस्टेंस को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी A रूट 2। पाइथागोरस थ्योरम लगाया, ये A है, ये A है, ये एंगल 90 है, तो ये हाइपोटेन्यूज जो होगी अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से निकाली जाएगी। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज ए रूट 2, क्योंकि अंडर रूट 2 ए का स्क्वायर, ए बाहर आ जाएगा, रूट 2 अंदर रह जाएगा, ए रूट 2। ठीक है, तो इसकी वजह से जो फोर्स एक्ट करेगी मैं उसको नाम देता हूं F2, और वो इसी लाइन के अलोंग एक्ट करेगी। मुझे ये बात पता है। क्यों पता है मुझे ये बात? क्योंकि यही लाइन ऑफ एक्शन है और ये भी 45 डिग्री पर होगी। जो रिजल्टेंट F1 जो बनी थी ये इनसे 45 डिग्री पर होगी। क्यों? क्योंकि अगर दो वेक्टर्स बराबर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट उनके एंगल बाइसेक्टर पर लाई करता है। When two vectors are equal, then the resultant lies along the angle bisector. दोनों बराबर हैं तो इनका एंगल बाइसेक्टर 90 का आधा करो 45 डिग्री, 45 डिग्री पर एक्ट करेगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट आ गया F1 45 डिग्री पर, F2 इस लाइन की वजह से ये एंगल 45 होता है, डायगोनल बाइसेक्ट्स द वर्टेक्स एंगल, तो ये भी 45 है तो ये भी 45, यानी ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गई F2। F2 का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं। F2 का मैग्नीट्यूड आएगा K Q इंटू Q अपॉन A रूट 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। दोनों आ गए और दोनों की डायरेक्शन सेम है,
तो जो नेट फोर्स मेरे पास अगर आएगी, अगर अब मैं नेट फोर्स निकालूं, एफ नेट, सिंपली उठा करके F1 और F2 को ऐड कर दो, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स बिल्कुल ऐसे ऐड होते हैं जैसे आप नंबर्स को ऐड कर रहे हो, बिल्कुल सीधे तरीके से। तो आपके पास में आंसर आ जाएगा यहां पर। देखो पहले ये है हमारे पास F1 की वैल्यू के रूट टू क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a²। तो देखो के क्यू और ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है सब में, तो मैं वो कॉमन बाहर निकाल लेता हूं, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचेगा, यहां पर बचेगा √2 और स्मॉल क्यू, और यहां पर बचेगा 1/2। ठीक है, ये मेरे पास आ गई वैल्यू ऑफ नेट फोर्स। के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप रख सकते हो, तो इट्स द सेम थिंग। इस तरह से हमने कैलकुलेट करी नेट फोर्स ऑन अ चार्ज कैपिटल क्यू जो किसी भी एक वर्टेक्स पर एग्जिस्ट करता है। गॉट इट? अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, अब हम जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको गिवन है कंसिडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 each equal to small q at the vertices of an equilateral triangle of side L. What is the force on a charge capital Q placed at the centroid of the triangle with the same sign है, उसका साइन सेम है स्मॉल q। आपको बताना है सेंट्रॉइड पर आप जो चार्ज रखोगे कैपिटल Q, उसकी नेट फोर्स उस पर लगने वाली कितनी होगी। अगर आप याद करो इक्विलिब्रियम में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, उस पर लगने वाली नेट फोर्स 0 हो जाएगी अगर इक्विलिब्रियम के हिसाब से देखा जाए, सिमेट्रिकल शेप है। एक बार देख लेते हैं इसको। ठीक है जी, ये तीनों चार्जेस स्मॉल क्यू हैं। ठीक, अब हमने यहां सेंट्रॉइड पर, ये है ए, ये है बी, ये है सी, और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं डी फिलहाल के लिए। इस पॉइंट को नाम देते हैं ओ। ये ओ हमारा सेंट्रॉइड है, ओ इज द सेंट्रॉइड। ठीक है जी, अब देखते हैं ये सेंट्रॉइड पर हम कैसे निकालेंगे वैल्यू। इसकी जो साइड्स हमको गिवन है, ये एल है, ये एल है, तो ये आधी हो जाएगी L/2 और L/2। तो सबसे पहली बात आती है एडी की वैल्यू निकालनी। मैंने उस दिन बताया था आपको, हमें सेंट्रॉइड की दूरी निकालने के लिए पहले ये मीडियन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना होगा। तो ये मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकता हूं। अगर आप देखो एडी वो आ जाएगा √AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम मैंने अप्लाई किया यहां पर, तो ये आ जाएगा √L का स्क्वायर माइनस L²/4, L/2 का होल स्क्वायर कर दूंगा। तो मेरे पास आ जाएगा ये अंडर रूट में 3L²/4 दैट इज √3/2 टाइम्स L। ये AD की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो AO रेशो OD होता है वो होता है 2:1। ये सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी होती है। सेंट्रॉइड मीडियन या एंगल बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को 2:1 में डिवाइड करता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। गॉट इट? तो अब हम क्या करेंगे, हम यहां से जो AO है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2/3 टाइम्स AD। फ्रैक्शन बन जाएगा 2/2 + 1 यानी 2/3 बन जाएगा। तो आप इसको कर दोगे 2/3 इंटू √3/2 L, तो ये आ जाएगा आपके पास L/√3। ये क्या आ जाएगा, L/√3। ठीक है, ये AO की वैल्यू आ गई। तो AO की वैल्यू भी यही है, OC की वैल्यू भी यही है, और OB की वैल्यू भी यही है। यानी ये तीनों डिस्टेंसेस हमारे पास कितने आ गए, L/√3। तीनों डिस्टेंसेस आ गए। अब तीनों की फोर्स निकाल लेते हैं हम। देखो ये, और यहां पर मैंने क्या चार्ज रखा, मैंने यहां पर भी कैपिटल Q चार्ज रखा सेम। तो अब जो ये सेम चार्ज है, ये दोनों लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे एक दूसरे को। मैं इस फोर्स को बना लेता हूं। ये फोर्स मैंने सपोज यहां पर कहा, नाम है इसका F। तो अगर मैं F की वैल्यू निकालूं
मेरे पास F की वैल्यू आ जाएगी K Q इंटू कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस AO की वैल्यू कितनी है L अपॉन √3, तो L अपॉन √3 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया K इंटू 3Q इंटू कैपिटल Q अपॉन L स्क्वायर। ये F की वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। अब इसी तरह से ये फोर्सेस भी बराबर होंगी, कारण चार्जेस की मैग्नीट्यूड सेम, डिस्टेंस की वैल्यू सेम। तो ये जो फोर्स यहां पर लग रही है O पर, ये भी F लगेगी और ये फोर्स भी F लगेगी आपके पास इधर, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, देखो इसको अब यहां ड्रॉ कर लेते हैं हम अलग से। ये मेरे पास दो वेक्टर्स हैं F और F, और हमें पता है ये जो एंगल होता है ये 120 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये एंगल मेरे पास 120 डिग्री गिवन है। तो अब अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ लगाऊं तो मेरे पास यहां से ये जो रिजल्टेंट आएगा F डैश, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालते हैं F डैश की। तो F डैश आएगा √f² प्लस f² प्लस 2f इंटू एफ कॉस 120 डिग्री। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास f, वैल्यू डालोगे, आपको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज मैंने बता रखी है, आंसर किसके बराबर आ जाएगा f के। अब देखो इसका रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है कितना आया, वो f यहां पर ऊपर एक्ट कर रहा है। ये एंगल 120, ये 60 डिग्री था, ये एंगल 120 डिग्री था, तो पूरा कितना हो गया 180 डिग्री। तो अब देखो ये f और ये f एक दूसरे से ऑपोजिट है, रिजल्टेंट कितना आएगा, आप रिजल्टेंट निकालोगे f माइनस एफ, दैट इज 0। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज एट अ सेंट्रॉइड, याद रखना जब भी किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों कोनों पर चार्ज सेम होंगे तो सेंट्रॉइड पर आप कोई सा भी चार्ज रख दो, उसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स हमेशा 0 आएगी। नेट फोर्स विल ऑलवेज बी 0। गॉट इट? अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको गिवन है 3 पॉइंट चार्जेस आर अरेंज्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC as shown in the figure. What should be the sign of and magnitude of the charge that should be placed at the midpoint of side BC so that the charge at A remains in equilibrium? A पर जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। आपको चार्ज की वैल्यू और मैग्नीट्यूड आपको बताना है, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज टू बी प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ BC सो दैट A रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से क्वेश्चन क्या है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये सेंट्रॉइड वाला नहीं है तो ये डिफरेंट हो जाता है थोड़ा सा। ये हमको फिगर गिवन है, ठीक है, ये है A, ये है B और ये है C। ठीक है जी। A पर जो चार्ज रखा है वो है +2 माइक्रोकूलम। B पर जो चार्ज रखा है वो है -3 माइक्रोकूलम। C पर जो चार्ज रखा है -3 माइक्रोकूलम। तो पहले हमें यह देखना है A पर फोर्स कितनी लग रही है इन दोनों की वजह से। अभी तो यही दो हैं क्वेश्चन में, अभी तो हमें यही दो गिवन है, तो इस A पर यही दो चार्जेस फोर्स लगा रहे होंगे, हम उस फोर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास A पर एक फोर्स लग रही होगी B वाले चार्ज की वजह से, और एक फोर्स लग रही होगी C वाले चार्ज की वजह से, और ये अट्रैक्टिव होगी। अट्रैक्टिव क्यों होगी, ये प्लस है और ये दोनों माइनस और माइनस, तो ये फोर्स अट्रैक्टिव हो जाएगी। मैं इसको नाम दे देता हूं फोर्स को F1 और F2। अगर मैं F1 की वैल्यू निकालूं तो यह आ जाएगा K इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन ये जो डिस्टेंस है। अब आपको डिस्टेंस इसमें गिवन है 20 सेंटीमीटर ईच, ये जो हर साइड गिवन है आपको
ये 20 सेंटीमीटर गिवन है एज पर द क्वेश्चन, ठीक है जी। तो अपॉन 0.2 का स्क्वायर, ये फोर्स की जो भी वैल्यू आएगी आप उसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये फोर्स, ध्यान से देखो F2 की वैल्यू भी सेम यही है, तो मैं इसको इक्वल टू F2 भी लिख सकता हूं। दोनों फोर्स बिल्कुल बराबर है, कारण क्या है, चार्जेस सेम है, दूरी सेम है, तो फोर्स थोड़ी बदल जाएगी, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन बदल रही है, हमें सिर्फ यहां पर भी मैग्नीट्यूड की बात करनी है, ठीक है। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे से लग रही हैं 60 डिग्री के एंगल पर। अगर मैं इन दोनों फोर्सेस का एंगल देखूं तो वो है 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका वर्टेक्स एंगल, तो मैं इनका निकाल सकता हूं रिजल्टेंट बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूं एफ डैश। अब ये जो एफ डैश है ये निकलेगा पैरेललोग्राम लॉ से, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60। इससे आपके पास एफ डैश वैल्यू आ जाएगी और ये नीचे की तरफ लग रही है वर्टिकली। अब बनाते हैं मीडियन, ये इस पॉइंट डी पर मीडियन बनाई, ये लाइन मीडियन के अलोंग लाया करेगी, कारण जब दो वेक्टर्स बराबर होते हैं तो ये एंगल बाइसेक्टर होती है 30 डिग्री और 30 डिग्री, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर, मीडियन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेम होती हैं, अलाइन, दे आर इंटर, दे बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर अलाइन करती है, सेम ही डायरेक्शन में लाती है, ओवरलैप करती है वो, ठीक है। तो ये ए डी हमारी मीडियन हो जाएगी, तो ये डी मिड पॉइंट हो गया। अब यहां पर कहा गया आप यहां पर कौन सा चार्ज रखोगे ताकि आपके पास ये ए वाला नीचे ना आए। अब देखो ए पॉजिटिव है और वो नीचे की तरफ आ रहा है, अब मुझे उसे ऊपर की तरफ धक्का देना है, अवे, रिपेल करना है। रिपल्शन के लिए कैवेंडिश ने कहा था द चार्जेस शुड हैव द सेम साइन, तो अब मुझे इसे ऊपर की तरफ धक्का देना है, अवे धक्का देना है, तो मुझे यहां पर चार्ज कैसा रखना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो मैं यहां पर जो चार्ज क्यू रखूंगा, पहली चीज के वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, मुझे ये बात पता चल गई, गॉट इट। तो मैंने Q का पोलैरिटी तो पता लगा ली, इट शुड हैव द सेम पोलैरिटी एज ए जैसी पोलैरिटी होनी चाहिए, पोलैरिटी आ गई भैया। अब इसके बाद इस Q का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अब देखो ये Q इस A को रिपेल करेगा, मैंने उस फोर्स को नाम दिया F। अब अगर इसको इक्विलिब्रियम में होना है, A को इक्विलिब्रियम में होना है, फॉर A to be at equilibrium, net force should be 0, ठीक है। नेट फोर्स कौन सी है, एफ डैश नीचे लग रही है, एफ ऊपर लग रही है, तो मैं लिख सकता हूं एफ डैश माइनस एफ शुड बी 0, क्योंकि मैंने एक को पॉजिटिव लिया तो दूसरे को क्या ले लिया, नेगेटिव, तो या इसको मैं एफ माइनस एफ डैश लिखता हूं, क्योंकि वो पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस को नेगेटिव ले रहे हैं, स्टैंडर्ड कन्वेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो एफ माइनस एफ डैश इज इक्वल टू 0, या मैं लिख सकता हूं एफ इज इक्वल टू एफ डैश। तो ये जो फोर्स इसके ऊपर लगाएगा वो किसके बराबर आ जाएगी, एफ डैश, इसके बराबर। इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल चुके होंगे। अब ये जो एफ है इसको देखते हैं कैसे आएगी, एफ की वैल्यू आएगी के क्यू इंटू 2 × 10⁻⁻⁶ अपॉन एडी का स्क्वायर, ये दूरी जो है एडी इसका स्क्वायर। अब अगर आप एडी को निकालना चाहो, एडी, तो वो आ जाएगी √20 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर। क्यों भैया, ये 20 है ए बी और ये 10 है बी डी। इसको मैं लिखूंगा ना, ये भाई ये वैल्यू कैसे आएगी, √ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये वैल्यू हमने रख दी, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। ए डी की वैल्यू निकल जाएगी यहां पर, आपको इसकी वैल्यू पता है, चार्ज की वैल्यू पता है, और इक्वल्स टू एफ डैश, एफ डैश हम ऑलरेडी यहां पर कैलकुलेट कर चुके हैं। तो जब आप इनकी वैल्यूज रखोगे आपके पास पूरी इक्वेशन में एक ही अननोन वेरिएबल है और वो है ये स्मॉल क्यू। जब आप इसकी वैल्यूज रख दोगे, सारी वैल्यूज उठा करके आप यहां पर प्लेस कर दोगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.9 माइक्रो कूलम। दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू, ठीक है। तो इस तरह से आप यहां पर स्मॉल क्यू कैलकुलेट करेंगे। अब यहां पर ध्यान क्या देना है, यहां पर चार्ज यहां रखा है, तो आपको जो सिचुएशन गिवन है आप उसी को इस्तेमाल करोगे, ना कि वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला। वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला सिर्फ सेंट्रॉइड के लिए था, क्लियर। Now let's move on to the next question.
हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ चार्ज Q is placed at the center of the line joining two equal charges capital Q. Show that the system of three charges will be in equilibrium if small q is equal to minus q by 4. देखो जी कॉन्सेप्ट है, ये आपको गिवन है एक चार्ज कैपिटल Q प्लस ये दूसरा चार्ज गिवन है कैपिटल Q प्लस, और ये इनको ज्वाइन करने वाली लाइन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आप इसके यहां सेंटर पर, ध्यान रखना इन्होंने सेंटर कहा है तो आपको डिस्टेंस पता है कहां रख रहे हो। ठीक है, तो इन्होंने कहा यहां बिल्कुल बीचों बीच आपने एक स्मॉल क्यू चार्ज रखना है। अब अगर इन दोनों के बीच की दूरी आपको गिवन है, मान लो हम उसे मान लेते हैं 2l या l, लेट अस से l मान लेते हैं उसको। ठीक है, तो हम ये इस पूरी दूरी को r या l कुछ भी मान लेते हैं, लेट अस सपोज r मान लिया। ठीक है, तो ये दूरी भी हो जाएगी r/2 और ये दूरी भी हो जाएगी r/2। ठीक है जी, अब आपसे कहा गया ये बताओ कि ये जो चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड निकालना है आपको और प्रूव करके दिखाना है -q/4, ताकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। आपको फाइंड करना है कि ये पूरा सिस्टम किस में हो, इक्विलिब्रियम में। ऑलराइट, तो अगर आप याद करो मेरा जो प्रीवियस लेक्चर था जो लास्ट हमने सैटरडे को किया था, उसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया था। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि ये जो हमारे पास जब भी तीन चार्जेस वाला सिस्टम होता है, इसमें आपको जब भी इक्विलिब्रियम निकालना होता है तो उस इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट के लिए हम दो इक्वेशंस बनाते थे। उसमें इक्वेशंस क्या थी, इक्वेशन थी जब आप एक कॉर्नर वाले चार्ज के ऊपर और एक बार सेंटर वाले चार्ज के ऊपर दो केसेस में फोर्स निकालते थे। तो जब आपको ये वाला वैल्यू निकालनी होती थी, जब आपको ये निकालना होता था तो हम क्या करते थे, हम इसमें कॉर्नर वाले चार्ज के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स निकालते थे। अब यहां कॉर्नर वाला जो चार्ज है उसके ऊपर लगने वाली अगर नेट फोर्स आप कैलकुलेट करो, एक कोने वाला चार्ज ले लो कोई, तो फॉर सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम फोर्स ऑन दिस चार्ज शुड बी 0। इस पर कौन कौन सी फोर्स लग रही है, इस पर देखो कौन कौन सी फोर्स लग रही है भैया। इस पर एक फोर्स इसकी वजह से लग रही है यहां पर, तो K Q इंटू स्मॉल क्यू अपॉन r/2 का होल स्क्वायर, प्लस एक फोर्स इसकी वजह से लग रही है तो वो हो जाएगा K Q इंटू क्यू अपॉन r² शुड बी इक्वल टू 0 नेट फोर्स। देखो वैल्यू तो आ जाएगा K Q इंटू स्मॉल क्यू और ये 4 आ जाएगा अपॉन r² प्लस K Q² अपॉन r² शुड बी इक्वल टू 0। मैं क्या करता हूं, K अपॉन r² और Q कॉमन दिख रहा है मुझे, तो मैं लिख सकता हूं K Q अपॉन r² कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा 4Q प्लस कैपिटल Q इज इक्वल टू 0। अब ये तो 0 नहीं है प्रोडक्ट में, तो ये तो 0 नहीं है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 है, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर 4Q प्लस कैपिटल Q इक्वल्स टू 0 और 4Q इज इक्वल टू माइनस कैपिटल Q और स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस q/4। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये जो सेंटर पर चार्ज रखा गया है इसकी वैल्यू माइनस q/4 होगी, तभी ये पूरा तीनों चार्ज का सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको सैटरडे वाले लेक्चर में बताया भी था, किस तरह से इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री चार्जेस, जब भी चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कोने वाले चार्ज के ऊपर नेट फोर्स रखते हैं, और जब भी हमको वो डिस्टेंस निकालना हो कि इस चार्ज को कहां रखा जाए, तब आपको चार्ज गिवन होगा, तब हम सेंटर वाले चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालते हैं। इस तरह से आपके डिस्टेंसेस और वो चार्ज का मैग्नीट्यूड निकाला जा सकता है।